हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम बात करेंगे, ठीक है, यूनिट नंबर 12 के बारे में। तो यूनिट नंबर 12 हमारे पास क्या है? पॉलिसी इश्यूज फॉर सर्विस सेक्टर। अब तक हमने सर्विस सेक्टर की बहुत बात करी, ठीक है, वो डिटेल में समझा भी सर्विस सेक्टर को प्रीवियस यूनिट के अंदर, जहां पे हमने समझा कि सर्विस सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जीडीपी को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने को लेके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के पॉलिसीज बना रही है, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए कि जो इश्यूज है ना सर्विस सेक्टर के अंदर उसको सोल्व किए जाएं। तो ये हम डिस्कस करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ऑलमोस्ट हम जो है वो इस सीरीज को खत्म करने पे आ गए हैं, क्योंकि ब्लॉक नंबर 4 चालू हो चुका है, जो कि आखिरी ब्लॉक है इस कंप्लीट सीरीज का। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इस कंप्लीट यूनिट के अंदर डिस्कस करनी है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये 7 हैं जो हमें डिस्कस करनी है। पहला क्या आएगा? इंडिकेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमें इंपॉर्टेंस समझनी होगी सर्विस सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी को लेके। अब हम सब एक चीज तो जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का इतना मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि एक तो जीडीपी में अलग लेवल का कंट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। दूसरा क्या, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना वो बहुत अच्छी जनरेट होती है, क्योंकि पहले जहां पे हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट थे, सर्विस सेक्टर ने डिपेंडेंसी कम कर दी लोगों की। एक नया सेक्टर जहां पे लोग चाहे तो काम कर सकते हैं और वहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको गवर्नमेंट रिजोल्व करने की कोशिश कर रही है अपने पॉलिसी और इनिशिएटिव्स के जरिए, कि जो उनको लो वेजेस मिल रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर, ठीक है, उन्हें थोड़े से अच्छे ढंग के वेजेस मिलने शुरू हो जाए। वैसे जनरली जब भी लोग सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस के लिए ना हमेशा ज्यादा पैसा ही चार्ज किया जाता है, कुछ सेक्टर्स को, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के, कुछ सब सेक्टर को छोड़ के हर जगह सर्विस के लिए अच्छी पेमेंट ही जनरली मिलती है। तो इंडियन इकोनॉमी में यहां से हमें क्या पता लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर्विस सेक्टर का। दूसरा पॉइंट क्या आता है? स्टेट द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सब सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर, जिसकी बात मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी की थी कि अलग अलग सब सेक्टर्स हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत ब्रॉड है तो उसको समझने के लिए हमने अलग अलग सब सेक्टर्स बना रखे हैं, जिसकी हेल्प से हम सर्विस सेक्टर को समझ पाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है? डिस्कस सम ऑफ द मेजर एरियाज इन विच पॉलिसी इनिशिएटिव्स आर नीडेड। हमें कुछ मेजर एरियाज यहाँ पे समझने होंगे, ठीक है, इन विच पॉलिसी इनिशिएटिव्स आर नीडेड, जहां पे पॉलिसी इनिशिएटिव्स की जरूरत है हमें टू बी फोकस्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, ताकि हम इंडिया में सर्विस सेक्टर को और ज्यादा डेवलप करवा पाए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? डिलिनेट द डोमेस्टिक रेगुलेशंस इन प्लेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। हमें देखने भी पड़ेंगे कि डोमेस्टिक लेवल पे कौन कौन से रेगुलेशंस गवर्नमेंट यूज करती है जो सर्विस सेक्टर में प्रोटेक्शन लेके आती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम दोनों तरीके से काम करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो इसलिए इस सेक्टर का प्रोटेक्शन होना ही बहुत जरूरी है, रेगुलेट किया जाना ही बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट करती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रीसेंट डोमेस्टिक पॉलिसीज। हमें रीसेंट डोमेस्टिक पॉलिसीज यहां पे समझनी होंगी एंड कंटिन्यूड कॉन्स्ट्रेंट फेस्ड बाय सर्विस सेक्टर और इंडिया। और हमें ये भी समझना है कि फिलहाल कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो सर्विस सेक्टर को फेस करनी पड़ती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है? प्रेजेंट अ प्रोफाइल ऑफ द इंपोर्टेंट सर्विसेज एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। हमें प्रोफाइल समझना पड़ेगा और वो भी इंपोर्टेंट सर्विस एक्सपोर्ट बाय इंडिया। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे सब सेक्टर्स हैं जहां पे हम एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे करते हैं सर्विसेज को लेके, ठीक है, तो ये देखेंगे। इसके बाद 7 पॉइंट क्या आता है? आउटलाइन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस सेक्टर एंड एक्सपेंशन, सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन इन इंडिया। हमें एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ेगा जहां पे हम सर्विस सेक्टर के एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। तो ये 7 हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिसी इनिशिएटिव्स को लेके सर्विस सेक्टर के अंदर, जहां पे हम सर्विस सेक्टर
की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक बहुत बड़े लेवल पे सर्विस सेक्टर को डेवलप कर पाए। तो ये हमारे पास क्या बने 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस कंप्लीट चैप्टर के। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है सर्विस सेक्टर की। तो देखो, जब हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, तो आज से हमें पता चले जाते हैं उस टाइम पे जब हम आज़ाद हुए थे, यानी कि 1947 पे, उस टाइम पे हमारे देश में सिर्फ 35 करोड़ की जनसंख्या थी, है ना, 35 करोड़ पॉपुलेशन थी। आज कितनी हो गई है? 140 करोड़ के आसपास। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसको मैं कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, इकोनॉमी के अच्छे तरीके से ग्रो ना करने का, डेवलप ना करने का, पॉपुलेशन बर्डन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बर्डन बहुत ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी पे, बिल्कुल है एक। लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं है ना कि भाई पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे वहाँ की ज्योग्राफी काफ़ी सपोर्टिव है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है, लोगों को जॉब भी बड़े लेवल पे क्रिएट करके देनी पड़ेगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयड ऐसे लोग भी बढ़ेंगे, ठीक है, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें इस चीज़ की जरूरत थी कि हम एग्रीकल्चर के अलावा भी अदर सेक्टर्स क्रिएट करें जहाँ पे और लोगों को जॉब क्रिएट करके दी जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो कुछ लोगों को इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया गया, अब बहुत से लोग इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं। फिर सर्विस सेक्टर आया तो बहुत से लोग सर्विस सेक्टर में भी काम करते हैं। यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ी, जॉब्स की डिमांड बढ़ी, गुड्स की डिमांड बढ़ी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ी, तो अदर सेक्टर्स भी डेवलप होने शुरू हो गए और लोगों को काम मिलता चला गया। आज के टाइम में आप सोच के देखो, अगर हमारी सिर्फ डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंडेंट रखना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर की अपने आप में इंपॉर्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल तो सर्विस के नाम पे लोग गिग वर्कर्स भी काम करते हैं, ठीक है, जो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, जो सामान को एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, जो कि काम कोई बुरा नहीं है, बट ये है कि एक तरह से लो वेजेस यहाँ पे इनकम मिलती है, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं है, रिस्क भी रहता है कि भाई आपको टाइम पे डिलीवरी करनी है, ठीक है, अदर चीज़ें भी हैं वहाँ पे, नेगेटिव पॉइंट्स हैं बहुत सारे, तो इसलिए मैंने गिग वर्कर्स मानते हैं। तो सर्विस सेक्टर क्या है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगर मैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन थोड़ा अलग भी छोड़ दूं, वैसे जीडीपी में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। पहले के टाइम पे 55% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था जब भारत आजाद हुआ था। आज के टाइम पे 55% कंट्रीब्यूशन उतना ही किसका है, सर्विस सेक्टर का है कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयमेंट में 30% के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास। और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के आखिरी में बताया भी था कि इस मामले में इंडिया काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो बाकी इकोनॉमी है ना, वहाँ पे जितना एम्प्लॉयमेंट रेट है ऑलमोस्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है, उसके आसपास ही है। लेकिन हमारे देश में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 55%, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी मिल रही है सर्विस सेक्टर से, 28-30% के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। इसके बाद इंट्रोडक्शन पे आते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर टू इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया के जीडीपी पे। अब जिनको पहले बता देता हूँ, जीडीपी का मतलब नहीं पता, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि जीडीपी जो है ये क्या होती है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक इकोनॉमी में, एक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, उन सब की फाइनल वैल्यू का सम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में एक सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल है सर्विस सेक्टर का। द सेक्टर हैज अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इस सेक्टर में बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई, जिसके लिए क्या होता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंट्रीब्यूटेड कंसिस्टेंटली मोर देन 50% टू द जीडीपी। देख लो यहाँ पे कि कंसिस्टेंटली 50% से ज़्यादा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ अकेले सर्विस सेक्टर का ऑफ द कंट्री, एंड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपोर्ट एज वेल एज प्रोवाइडेड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। और यही नहीं, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी जनरेट हो रही है, यानी कि हम अपनी सर्विसेज सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे, उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीज को लॉयर की सर्विस देना, लीगल सर्विसेज देना, अकाउंटिंग सर्विसेज देना, ठीक है, एजुकेट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हम जो है अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके भी वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पैसा जनरेट कर रहे हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पे है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट एज वेल एज प्रोवाइडेड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि जब आप सिर्फ अपनी इकोनॉमी को सर्व करोगे तो एम्प्लॉयमेंट रेट इतनी जनरेट नहीं होती, लेकिन जब हम अपनी इकोनॉमी के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी अपने गुड्स को, अपने सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो होता क्या है कि हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोचते हैं, और ज़्यादा एक्सपेंशन करने की सोचते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड सिर्फ हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, डोमेस्टिक कंट्री में नहीं हो रही होती, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी हो रही होती है। तो इन 2016-17 की अगर हम बात करें, द ग्रोस वैल्यू एडेड, जिसको हम बोलते हैं GVA फ्रॉम द सर्विस सेक्टर वाज 53.7%, यानी कि ये हमारे पास क्या है, GVA की वैल्यू है 2016-17 की, विच वॉज मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सिर्फ कंट्रीब्यूशन ग्रोस वैल्यू एडिशन में कितना है 16.6%, लेकिन वहीं पे सर्विस सेक्टर कितना है 53.7%। इसे ऐसे मत मान लेना, 53 है, ठीक है, 53.7%। तो अपने आप में देखो कितना बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है सर्विस सेक्टर के जरिए हमारी इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद क्या आता है, सर्विस सेक्टर कवर अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज सब सेक्टर्स, यानी कि हमारे सर्विस सेक्टर में बहुत सारी वैरायटीज हैं काम करने को लेके, बहुत सारे क्या हैं सब सेक्टर्स हैं। अब वो कौन कौन सब सेक्टर हैं एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट सर्विस है। बहुत से लोग ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हैं। अब ट्रेडिंग में आपको ही पता है कि मार्जिन का पैसा बनता है, हम बहुत सी चीजें सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, ठीक है, वहां से जो बीच में मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट की सर्विसेज हो सकती हैं। दूसरा क्या आया, ट्रांसपोर्ट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और बहुत जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट के इफेक्टिव सिस्टम हो, तभी जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डेवलपमेंट आती है, इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट आती है। क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें भी अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो वहां पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोरेज, वेयर हाउस, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, उन सबको रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। वो सब कहाँ से मिलती है, स्टोरेज के जरिए, वेयर हाउसेज के जरिए। एंड कम्युनिकेशन है तो भाई सर्विस सेक्टर में बिल्कुल ये मान दो आप क्रांति ही ला दिया है इस टॉपिक ने, क्योंकि कम्युनिकेशन करना इतना आसान हो गया है आज के टाइम में। कम्युनिकेट करना, हम कहीं भी बैठे किसी भी दूसरे कंट्री में बैठे हुए लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, इतना ईजी हो गया है। सोशल मीडिया इतना ईजी हो गया है, ठीक है, दुनिया भर के कॉलिंग पैकेजेस, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, जिसने एक तरह से सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि आज, अब पहले क्या था कि पहले के ज़माने में टीचर्स जो हैं वो क्या कर पाते थे, ऑफलाइन में बच्चों से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जब से फ़ोन आया है या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ईजी हुआ है, हम घर बैठे बैठे किसी भी पर्सन को कहीं पर भी एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए। तो ये सब मल्टीपल बेनिफिट है, किसकी वजह से, कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। ऐसे अगर एक लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करनी है वो भी कर सकता है। आजकल तो मैं भी देख रहा हूँ कि लॉयर जो है वो वीडियो कॉल पे केसेस घर बैठे बैठे लड़ लेते हैं, उन्हें जरूरत भी नहीं कोर्ट में जाने की, इतना ही सिस्टम हो गया है, ठीक है। क्योंकि फिलहाल में ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अब जो लॉयर्स हैं वो घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन जो है रिकॉर्डिंग चल रही है कोर्ट के अंदर की, और उन्हें कोर्ट में घर बैठे बैठे अपना जो भी था वो मामला हैंडल कर लिया। तो कितना ईजी हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से, चीजें कितनी आसान हो गई हैं इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। तीसरा क्या आता है, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, ये सब किसका पार्ट है, ये सब सेक्टर हैं सर्विस सेक्टर के। फाइनेंसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम इंडिविजुअल को भी आती है, ऑर्गेनाइजेशन को भी आती है, दोनों की हेल्प कौन करता है, सर्विस सेक्टर। इंश्योरेंस को लेकर जो भी दिक्कतें आती हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर में जाता है, सब सेक्टर किसका, सर्विस सेक्टर का। रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। कम्युनिटी लेवल पर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो सर्विसेज भी मिल जाती हैं। सोशल लेवल पे कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी क्या है, अलग सेक्टर बन जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, सर्विसेज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को लेके जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर वगैरह ही हैं, जो लेबर होते हैं या फिर जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है, और अदर इंजीनियर वगैरह होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अगर मान लो कंस्ट्रक्शन को लेके वो कोई भी काम करते हैं तो अपना सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यानी कंस्ट्रक्शन को लेके भी हम सर्विस सेक्टर को क्लासीफाई कर सकते हैं।
इसके बाद कुछ सर्विसेज और हैं, सर्विसेज लाइक आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम आईटी बोलते हैं, आईटी अनेबल सर्विसेज बहुत सी सर्विस प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक्स हो सकता है इंक्लूडिंग कुरियर सर्विसेज, जहाँ पे कुरियर सर्विस हो गया। आजकल आप देखो किसी को भी कोई भी चीज़ भेजना कितना ईजी हो गया है, कोई गिफ्ट भेजना है आप कुरियर कर सकते हो, कोई फ़ोन भेजना है, कोई भी चीज़ भेजनी है आप कुरियर करवा सकते हो, इतना ईजी हो गया है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। पहले लोगों को ये मान लो कि चिट्ठी भेजने में या फिर चिट्ठी लिखने में 15-15 दिन का वेट करना पड़ता था। आजकल क्या हो गया है, व्हाट्सएप वगैरह है, इंस्टा है, मैसेज करना इतना ईजी हो गया है, कॉल करना, कम्युनिकेट करना इतना आसान हो गया है। अब तो गुड्स भी जो फास्ट डिलीवरी के जरिए हम जल्दी जल्दी भेज सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कुरियर सर्विसेज जो हमारा किसका पार्ट होता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का। तीसरा रिटेल हो सकता है इंक्लूडिंग ई कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब देखो जो इंक्लूडिंग रिटेल में क्या आता है कि भाई रिटेलर्स जो हैं वो अपना ई कॉमर्स बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चला सकते हैं। फोर्थ क्या आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती है सर्विस सेक्टर के जरिए, जिसकी बात मैं ऊपर भी कर चुका हूँ। फिफ्थ यूटिलिटीज मिलती हैं। यूटिलिटी क्या, जैसे मान लो वाटर की सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, गैस सप्लाई हो सकती है, ये सब क्या है यूटिलिटी। ये भी क्या है, अलग तरह की सर्विसेज है जो कंपनी में प्रोवाइड कर रही है। सिक्स पॉइंट क्या आता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो सकती हैं, इंजीनियरिंग हो सकती है, आर्किटेक्चरल हो सकता है, अकाउंटिंग एंड लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग की सर्विसेज भी देते हैं हम बहुत सी कंपनीज में अकाउंट को मैनेज करते हैं, पैसे को मैनेज करते हैं, फाइनेंस को मैनेज करते हैं, उसके लिए हमें सैलरी मिलती है। ये भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉयर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और क्रिटिकल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि अकाउंट्स की जरूरत किसको पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि जहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है, उन सबका हिसाब किताब रखना है, उन सब के लिए अकाउंटेंट हायर किए जाते हैं। लीगल कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उसको लेके लॉयर हायर किया जाता है, ठीक है। तो दुनिया भर की चीजें हैं जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। यानी कि सर्विस इंडस्ट्रीज लोग, मैं भले बोल सकता हूँ कि वो डिपेंडेंट है इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, लेकिन मेरे भाई एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी तो डिपेंडेंट है सर्विस सेक्टर को लेके, वो भी सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंजीनियर्स की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो भी इक्विपमेंट चाहिए, एडवांस इक्विपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, सब कहाँ से मिलता है, यहीं से। जो सर्विस सेक्टर में जो रिसर्च करते हैं इंजीनियर्स, डेवलपमेंट करते हैं, उन चीज़ों से वो एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर मान लेते हैं एग्रीकल्चर के अंदर ही मुझे अपग्रेड टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो सब कहाँ से मिलेगा, सर्विस सेक्टर से। तो सर्विस सेक्टर का रोल हर जगह है, इसलिए एक इकोनॉमी में आज के टाइम में सर्विस सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स बाय करने हैं वो यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।